फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम यहाँ पे SCERT बिहार बोर्ड के क्लास 10th की ज्योग्राफी की बुक की हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक होगा प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़ से संबंधित है। मतलब प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन में जैसे बाढ़ और सुखाड़ के संबंध के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंस है। इससे पहले हमने SCERT बिहार बोर्ड के क्लास 10th के ज्योग्राफी के बुक की कई सारी वीडियो को एनालिसिस करा चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जा कर के देख सकते हैं। इसमें जितने भी MCQ लास्ट में बुक में दिया गया है, आप वो बहुत इम्पोर्टेंस है, आप उसे ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इकाई 2 का है ये प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़। आप अक्सर ये सुनते होंगे तथा टेलीविज़न समाचार पत्रों से जानकारी मिलती होगी कि देश के किसी भाग में बाढ़ की स्थिति है तो कहीं सुखाड़ की स्थिति है। बाढ़ और सुखाड़ वे प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनका संबंध वर्षा से है। जब मानसूनी वर्षा अत्यधिक होती है तो नदियों के जलस्तर में उफान आ जाता है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन जब वर्षा ऋतु में आसमान से बादल गायब हो जाता है, तेज धूप निकल जाती है या तेज धूप निकल आती है, तो कृषक खेती का काम नहीं कर पाते हैं और पीने के लिए पानी की भी किल्लत हो जाती है। इसे सुखाड़ की स्थिति कहा जाता है। मतलब कि जब बारिश नहीं होती है, पीने के लिए पानी की भी किल्लत पड़ जाए, तो समझ लेना है कि यह सुखाड़ की स्थिति है। अर्थात वहाँ पे सुखाड़ का मतलब सूखाग्रस्त क्षेत्र हो जाता है या सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। मानसून की अनिश्चितता के कारण भारत के किसी न किसी भाग में प्रतिवर्ष बाढ़ का आगमन होता है। मतलब कि मानसूनी की अनिश्चितता के कारण भारत के किसी न किसी भाग में प्रतिवर्ष बाढ़ का आगमन होता है। कुछ नदियों तो बाढ़ की विभीषिका के लिए बदनाम हो चुकी हैं, जैसे कि बिहार में कोसी नदी, पश्चिमी बंगाल में दामोदर और तीस्ता नदी जो है। तो पश्चिमी बंगाल में दामोदर और तीस्ता नदी, असम में ब्रह्मपुत्र नदी, उड़ीसा में महानदी, आंध्र प्रदेश में कृष्णा, गुजरात में नर्मदा का जल समय समय पर कहर बरपा चुका है। बाढ़ तो प्राचीन समय से ही आते रहे हैं। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार वर्षा के देवता इंद्र हैं। इनके क्रोधित होने से ही भारी वर्षा और बाढ़ जैसी आपदा आती है। हाल ही के वर्षों में बाढ़ की स्थिति मानवीय कारणों से भी उत्पन्न होने लगी है। बाढ़ को रोकने के लिए बांध और तटबंध बनाए गए हैं, लेकिन नदी का बढ़ता जलस्तर जब इन्हें तोड़ देता है तो अनेक ऐसे क्षेत्र भी जल प्लावित हो जाते हैं जहां पहले बाढ़ की संभावना नहीं थी। वही 2008 में भारत नेपाल की सीमा पर कुशहा के पास तटबंध के टूटने से आई बाढ़ ने कोसी की धारा ही बदल दी थी। बांग्लादेश बाढ़ का देश। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि प्रतिवर्ष बाढ़ आते हैं और हजारों लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। महामारी फैलना, मकानों का गिरना, फसलों की बर्बादी से यहाँ के लोग आदी हो चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जो इतनी बर्बादी के बाद भी यह दुनिया के सर्वाधिक घने बसे देशों में से एक हैं। यह राज्य की बाढ़ से ही जुड़ा है। बाढ़ का जल न सिर्फ बर्बादी लाता है, वरन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रतिवर्ष जड़ोर मलबों का निक्षेपण भी करता है। इसमें प्राकृतिक उर्वरक, खनिज, ह्यूमस बहुलता इसे विश्व के सर्वाधिक उपजाऊ मैदानों में से एक बनाता है। बाढ़ के जल के उतरते ही किसान खुशी के गीत गाते हैं और देखते ही देखते बाढ़ की भूमि फसलों से लहलहा उठती है। बाढ़ प्रबंधन, बांध और तटबंध का निर्माण। बाढ़ के विनाश लीला को रोकने के लिए बांध तटबंध बनाने का कार्य अंग्रेजों के समय से ही होता रहा है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद बाढ़ जैसी आपदा के प्रबंधन हेतु बांध बना करके तटबंधों के निर्माण के द्वारा इसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। कुशहा में तटबंध टूटने के बाद कई नदियों के बांध में दरार आने के बाद इस प्रबंध पर प्रश्न चिन्ह उठ गया। लेकिन भारत ही नहीं, चीन, मिस्र, पाकिस्तान, नाइजीरिया जैसे देशों ने नदियों पर बांध बना करके कृत्रिम जलाशय का निर्माण किया। जल की निकासी इस प्रक्रिया से होने का प्रबंधन होता है। बाढ़ ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो
बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न न हो। क्या आप जानते हैं कि नदियों पर बांध बनाने से कृत्रिम जलाशय का निर्माण होता है? भारत के कुछ प्रमुख कृत्रिम जलाशय का नाम दिया गया है और उसके बॉक्स में देख सकते हैं। बांध का नाम नदी है और कृत्रिम जलाशय का नाम है। तो भांगड़ा नागल बांध जो है ये सतलुज नदी पर बना हुआ है। ये गोविंद सागर ये कृत्रिम जलाशय है। भांगड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर बना है। कृत्रिम जलाशय का नाम है गोविंद सागर बांध। नर्मदा परियोजना जो नर्मदा पर बना है सरदार सरोवर बांध। नागार्जुन परियोजना ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। नागार्जुन सागर ये कृत्रिम जलाशय का नाम है। कावेरी परियोजना ये बांध का नाम है। कावेरी नदी पर बना हुआ है। कृष्ण सागर कृत्रिम जलाशय का नाम है। रिहन बांध रिहन नदी पर पंथ सागर ये कृत्रिम जलाशय है। वैकल्पिक प्रबंधन तटबंध टिकाऊ प्रबंधन नहीं है। इनके टूटने से और भी भयावह स्थिति उत्पन्न होती है। अतः इस अवधारणा को बल मिला है कि पारिस्थितिकी के अनुरूप टिकाऊ प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए निम्नलिखित प्रयास आवश्यक है। ऐसे इमारतों भवनों का निर्माण हो जो कम लागत की हो। इसमें रसायन मिश्रित कच्चे मालों का प्रयोग हो जिससे कि बाढ़ के बावजूद मकान बर्बाद नहीं हो सके। आम लोगों को मकान बनाने के पूर्व जानकारी देना कि मकानों का निर्माण पूर्णतः नदी के किनारे तथा नदी के सक्रिय ढालों पर नहीं करना चाहिए। ऐसे जगहों पर मकान की दूरी कम से कम 250 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। बाढ़ के बाद जल निकलने की तात्कालिक व्यवस्था होनी चाहिए। इस कार्य में ग्राम पंचायतों की अहम भूमिका हो सकती है। वस्तुतः प्रत्येक ग्राम पंचायत में बाढ़ के पूर्व भी पर्याप्त पंप सेट की व्यवस्था होनी चाहिए। मकानों की नींव तथा दीवार सीमेंट और कंक्रीट की होनी चाहिए। स्तंभ आधारित मकान होनी चाहिए। स्तंभ की गहराई काफ़ी होनी चाहिए। क्या दुनिया का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर आसवान नामक जगह पर बनाया गया है? दुनिया का सबसे ऊंचा बांध जो है ये नील नदी पर बना हुआ जिसका नाम है आसवान जगह पर बना हुआ बांध है। पूर्व सूचना का प्रबंधन बाढ़ पूर्वानुमान के लिए सुदूर संवेदन सूचनाएं निश्चित रूप से एकत्रित की जानी चाहिए। इससे बाढ़ आने से पूर्व ही संभावित क्षेत्रों में सूचना तंत्र के माध्यम से सूचना दी जा सकती है। समय पर सूचना मिलने से विद्यालय बंद कर दिए जा सकते हैं। स्थानीय अस्पताल में डॉक्टर दवाई की व्यवस्था की जा सकती है। प्रशासन चुस्त हो सकता है। खाद्य आपूर्ति पेयजल और दवाइयाँ हेतु आकस्मिक राशि उपलब्ध कराई जा सकती है। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र के लोगों को तैराकी होने का प्रशिक्षण देना चाहिए। इतना ही नहीं सभी गांवों के पंचायत और विद्यालय में स्विमिंग जैकेट की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक लोग तैरते हुए बाहर निकल सकें। बाढ़ के जल के निकलते ही सबसे बड़ी समस्या महामारी फैलने की होती है। अतः DDT का छिड़काव ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव मृत जानवरों को शीघ्र हटाने की व्यवस्था होनी चाहिए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से इस बात का प्रशिक्षण देना आवश्यक है कि वे किस प्रकार एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं। जैसे आपसी भेदभाव भुला करके गांव के ऊंचे भवनों पर एकत्रित होना, महामारी फैलने की स्थिति में गर्म जल चीनी और नमक का घोल पिलाना तथा भोजन और कपड़े की व्यवस्था करने की भावना को सामूहिक दायित्व के रूप में विकसित करना चाहिए। बच्चों, बाढ़ एक ऐसी आपदा है जिसे पूर्णतः रोकना असंभव है। यह एक पारिस्थितिकी का रूप ले चुका है। अतः बाढ़ की विभीषिका में भी हंस खेल कर जीने की कला विकसित करना है। इसका यही सबसे बड़ा प्रबंधन है। एशिया के ग्रामीणों ने अपनी परंपरागत नवीन शैली के साथ रहते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को ही दुनिया में सबसे सघन बसा क्षेत्र बनाया है। सुखाड़ तथा इसका प्रबंधन वर्षा की भारी कमी के कारण सुखाड़ की स्थिति अर्थात सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे आम लोगों के सामने 3 बड़ी समस्या होती है। पहला, फसल न लगने से खाद्यान्न की कमी। दूसरा है पेयजल की कमी। तीसरा है मवेशियों के लिए चारा की कमी। अप्रत्यक्ष रूप से जमाखोरी, खाद्य पदार्थों के मूल्य में भारी वृद्धि, लूटमार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं।
भूखमरी से मरने वालों की संख्या में वृद्धि होती है। यद्यप भारत सरकार के द्वारा सभी नदियों के जोड़ने की योजना के द्वारा बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र के नदियों के अतिरिक्त जल को वैसे क्षेत्र में पहुंचाने की योजना है जो सामान्यतः सूखाग्रस्त होते हैं, लेकिन कई कारणों से अभी तक इस योजना का स्वरूप नहीं दिया जा सकता है। पर्यावरण विशेषज्ञों ने इस प्रकार की योजना की विरोध भी किया। भारत में सुखाड़ का क्षेत्र। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा देश में ऐसे 77 जिलों की पहचान की गई है जहां सामान्यतः लगभग प्रतिवर्ष सूखे की संभावना रहती है। ये जल मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। भारत में सुखाड़ और दुर्भिक्ष के कुछ महत्वपूर्ण वर्ष 19वीं सदी में 1877 और 1899 का वर्ष है जब भयंकर सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई थी। 20वीं शताब्दी में 1918, 1966, 1987 में भयंकर सूखा पड़ा हुआ था। अब हम सुखाड़ प्रबंधन कैसे करेंगे? सुखाड़ जैसी आपदा के प्रबंधन हेतु दो प्रकार की योजनाएं आवश्यक हैं। ये दीर्घकालीन और लघुकालीन योजनाएं हैं। दीर्घकालीन योजना के अंतर्गत नहर, तालाब, कुआं, पाइन, आहार के विकास की जरूरत है। नहर के माध्यम से जलाशयों से जल लाया जा सकता है। पंजाब, हरियाणा में नहरों का जाल बिछा करके ही सुखाड़ की समस्या का अस्थायी समाधान किया गया है। बिहार में भी कोसी कमांड क्षेत्र, गंडक कमांड क्षेत्र, चांदन, किउल, बरुआ कमांड क्षेत्र सुखाड़ के समय नहर प्रबंधन के द्वारा प्राकृतिक आपदा को कम करने का प्रयास है। तालाब बनाने का मूल उद्देश्य वर्षा जल का संग्रहण है। पुनः यदि नहर अतिरिक्त जल देता है तो उसे तालाब में रखा जा सकता है। कुएं के निर्माण से भूमिगत जल का उपयोग होता है। कुओं के विकास से बहुत हद तक पेयजल की समस्या का समाधान हो जाता है। वर्तमान समय में बोरिंग, ट्यूबवेल के माध्यम से भूमिगत जल के दोहन में तीव्र वृद्धि हुई। उससे पारिस्थितिक संकट भी उत्पन्न हो गया। भूमिगत जल स्तर में ही हो रही गिरावट एक चिंता का विषय है। यह पारिस्थितिक असंतुलन को भी जन्म देती है। क्या आप जानते हैं कि सिंचाई आयोग के अनुसार प्रत्येक वर्ष देश के लगभग 16% भूभाग पर सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। भूमिगत जल क्या है? क्या आप जानते हैं कि आप जहां खड़े हैं उसके नीचे स्वच्छ जल का विशाल भंडार हो सकता है। वर्षा का जल धीरे धीरे सतह के नीचे जा करके भूमिगत जल का रूप ले चुका है। कुएं, बोरिंग के माध्यम से तथा ऊर्जा चालित मशीनों की मदद से इस जल के दोहन में लगातार तेजी से वृद्धि हो रही है। इससे न केवल भूमिगत जल स्तर में गिरावट प्रारंभ हुआ वरन पारिस्थितिकी असंतुलन की समस्या भी उत्पन्न होने लगी है। नहर, पाइन, आहार मानव निर्मित जल प्रवाह के मार्ग हैं। इन मार्गों की मदद से एवं भूमिगत जल का उपयोग मूलतः कृषि कार्य एवं पेयजल के लिए होता है। नहर लंबी दूरी के मार्ग होते हैं और ये सीधे जल स्रोत से जुड़ा होता है। इससे मुख्यतः जलाशय का जल प्रवाहित होता है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार डीजल पंप सेट की मदद से भी सिंचाई हेतु इसमें जल प्रवाहित किया जाता है। पाइन और आहार मानव निर्मित जल निकासी के छोटे मार्ग होते हैं, जिस बात का संकेत देता है कि कृषक बिना किसी दुरुपयोग के वर्षा जल एवं भूमिगत जल का उपयोग करना चाहता है। ड्रिप सिंचाई एवं छिड़काव सिंचाई के द्वारा भी भूमिगत जल का उपयोग पारिस्थितिकी के अनुरूप किया जाता है। स्वच्छ जल की कमी संपूर्ण संसार के लिए एक गंभीर चुनौती है। बिना सुखाड़ की स्थिति में भी भूमिगत जल स्तर का गिरावट सबों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इसकी गंभीरता को ही देखते हुए वर्षा जल संग्रहण तथा वाटर शेड मैनेजमेंट जैसी योजनाएं प्रारंभ की गई। इन दोनों यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि वाटर शेड मैनेजमेंट क्या है। तो यहाँ पर इससे पानी की बचत के लिए यह एक योजना है ना। क्या है? पानी बचत, वाटर सेट योजना। किसी एग्जाम में अवश्य पूछा गया था कि इनमें से पानी की बचत हम किस माध्यम से करते हैं, तो ये ऑप्शन में जरूर था वाटर सेट मैनेजमेंट। तो ये और संग्रहण, जल संग्रहण, इससे क्या होता है
इससे हम इस योजनाओं से पानी की हम बचत कर सकते हैं, उसका संग्रहण कर सकते हैं। इन दोनों ही योजनाओं का मूल उद्देश्य वर्षा जल का संग्रह कर उसका अधिक से अधिक उपयोग किया जाना। तो यहाँ पर समझ में आया कि यहाँ पर वाटर शेड मैनेजमेंट से वर्षा जल का संग्रहण करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। वाटर शेड प्रबंधन के अंतर्गत जो भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए तथा मृदा क्षरण को कम करने के लिए एवं घास और वन लगाने हेतु कई योजनाएं बनाई गई हैं। इस दिशा में स्वयंसेवी संस्था, पंचायत की भी सहायता ली जा रही है। राजस्थान जैसे राज्य में छोटे स्तर पर जल संग्रहण हेतु 50 हेक्टेयर तक के वाटर शेड क्षेत्रों की पहचान की गई है। वर्षा जल संग्रहण। बच्चों क्या तुमने किसी मकान के नीचे एक बड़े पानी टंकी में पाइप के द्वारा वर्षा के जल को संग्रहित करते देखा है? मकान के छत पर वर्षा का जल यूं ही बर्बाद हो जाता है, किंतु ये बड़े ही स्वच्छ होते हैं। इसीलिए पाइप के द्वारा किसी टंकी में इस जल को संग्रहित किया गया है, फिर नल के द्वारा मकान के लोग इस जल को पीने हेतु करते हैं। इतना ही नहीं, इससे गार्डन बगीचे की सिंचाई भी संभव होती है। भारत के ऐसे कई राज्यों में इसका संग्रह कुंड या तालाब बना करके भी किया जाता है। इसमें भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होती है, मवेशियों और पौधों को भी जल मिलता है। वर्षा जल संग्रहण तकनीकी सुखाड़ के दिनों में वरदान साबित हो रहा है। हल्की वर्षा होने पर भी लोगों के लिए जीवनदायिनी का काम कर सकता है। सुखाड़ और कम वर्षा के क्षेत्र में ड्रिप और छिड़काव सिंचाई के माध्यम से न सिर्फ जल का सही उपयोग होता है, वरन कम जल के उपयोग से उत्पन्न होने वाले फसलों को भी सुखाड़ के दिनों में लगाया जा सकता है। ऐसे फसलों में फल फूल, सब्जी, दलहन की कृषि विशेष रूप से की जा सकती है। भारत में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत इस प्रकार के सिंचाई योजना को पर्याप्त महत्व दिया गया। सूखे की स्थिति में इसका उपयोग वैसे क्षेत्र में किया जा सकता है जहां औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से अधिक हो। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्य में ड्रिप और छिड़काव सिंचाई योजना का प्रयोग किया ग्रामीण विकास योजना का अंग बना लिया गया है। और राजस्थान में किसानों को विशेष आर्थिक मदद भी दी जाती है। यह अति आवश्यक है कि स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से किसानों को इन सिंचाई योजनाओं में परिचित कराया जाए और इन्हें इस बात का प्रशिक्षण देना आवश्यक है कि किस प्रकार वर्षा की अनिश्चितता में वे ऐसी फसलों को लगाएं जो कम लागत वाली सिंचाई साधनों की मदद से अधिक आर्थिक लाभ दे सकें। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। इस अध्याय में नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव या वर्षा की अधिकता। नदियों में बाढ़ आने के प्रमुख कारण क्या हैं? तो नदी में बाढ़ आने के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं? तो नदियों में बाढ़ आने के प्रमुख कारण ये हैं कि वर्षा का अधिकता जब होगा तभी नदियों में बाढ़ आएगा। बिहार की कौन सा क्षेत्र है वो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र कहलाता है? पूर्वी बिहार, पश्चिमी बिहार, दक्षिणी बिहार या उत्तरी बिहार? तो बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र कहलाएगा, तो ये आपको बताना है। तो बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? तो बिहार का उत्तरी जो है, उत्तरी बिहार बाढ़ग्रस्त रहता है। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो कोसी नदी जो है ये बिहार का शोक कहा जाता है। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा या इनमें से कोई नहीं? तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो सूखा प्राकृतिक आपदा है। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो अचानक आता है, धीरे धीरे या पूर्व सूचना के अनुसार आ जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो सूखे की जो स्थिति होती है वो धीरे धीरे ही होती है, अचानक नहीं होती है।
सूखे के लिए जिम्मेवार कौन होते हैं? वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़ या ज्वालामुखी की क्रिया। तो सूखे की जिम्मेवारी कारक जो होते हैं ये वर्षा की कमी ही सबसे प्रमुख कारण है इसके। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? नदियों को आपस में जोड़ देना, वर्षा जल को संग्रह करना या बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है कि वर्षा के जल को संग्रह करना। ये सूखे की स्थिति का प्रमुख कारण है। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। तो हम मिलेंगे नए अध्याय में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस है SCRT बिहार बोर्ड BPSC TRE 4.0 के लिए। तो आप ऐसे पढ़ते रहें और मस्त रहें। तब तक के लिए नमस्कार।